गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है कि 26 सितंबर को एक एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी जो कि बायो का था। ये था क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 का पेपर था। क्लियर है? इसमें फुल मार्क्स 50 का था और जो टोटल टाइम था 1 आवर 30 मिनट्स। कुल जो मार्क्स था वो 50 मार्क्स का था और समय जो लिया गया था वो था 1 घंटा 30 मिनट का। तो अगर हम लोग प्रश्न पत्र की बात करें तो प्रश्न पत्र को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी। और सेक्शन ए में MCQ प्रोवाइड किए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और सेक्शन बी में है आपका एक तो 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, एक है आप 5 मार्क्स वाले प्रश्न। अगर हम लोग बात करें सेक्शन ए का तो सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, उनमें से हमें सॉल्व करना है 25 और जो 25 क्वेश्चंस है हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स ईच है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन में से आपको 5 सॉल्व करना है। रही बात आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें तो उसमें कुल 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको सॉल्व करना है मात्र 3 और हर एक प्रश्न के लिए कितना मार्क्स है? 5 मार्क्स। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए में अगर पहली प्रश्न की बात की जाए तो पहला प्रश्न है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। सबसे पहले हमें पता होना पड़ेगा आखिर मूत्र क्या है, यूरिन क्या है। यूरिन एक्चुअल में क्या उत्सर्जी पदार्थ है। अगर यूरिन में मूत्र में अगर यूरिया की बात की जाए, हमको पहले ही पता होगा कि मूत्र में यूरिया मिलता है, लेकिन कितना परसेंट होता है वो है आपका पहला ऑप्शन में है 96%, दूसरा ऑप्शन में है 60%, तीसरा ऑप्शन में है 2% और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 2%। क्या आंसर होगा? 2%। मूत्र में यूरिया की जो प्रतिशत है उसकी मात्रा 2% होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न में लिखा है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग, जैसे ही रंग की बात आती है तो दिमाग में हम लोग का आ जाना चाहिए वर्णक, जिसको इंग्लिश में पिगमेंट बोलते हैं। इंसान जो काला या फिर गोरा होता है एक पिगमेंट के कारण, एक वर्णक के कारण, जिसको हम लोग मेलानिन बोलते हैं। टमाटर का रंग जो होता है वो एक वर्णक के कारण जिसका नाम है लाइकोपीन। अगर हम लोग बात करते हैं पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार से रक्त का लाल रंग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका हीमोग्लोबिन। क्या रिस्पॉन्सिबल है? हीमोग्लोबिन। इसका मतलब रक्त का जो रंग लाल है, खून का जो रंग लाल है, रुधिर का जो रंग लाल है, ब्लड का जो रंग लाल है वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन असल में क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे मिलकर बने होता है? अमीनो अम्ल। किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल। फिर क्लास 11 में आप लोग यह भी पढ़े होंगे कि अमीनो अम्ल जो है वो ये जो प्रोटीन है, अमीनो अम्ल, बहुत सारा अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। एक तुम्हारा प्राथमिक वाला 1 डिग्री वाला, फिर तुम्हारा 2 डिग्री वाला, फिर तुम्हारा 3 डिग्री वाला, फिर तुम्हारा 4 डिग्री वाला। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। ठीक है? अब बोलोगे सर हीमोग्लोबिन जो है वो संरचना के आधार पर जो प्रोटीन है उसका कौन सा टाइप होगा? 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला या फिर 4 डिग्री वाला? प्राथमिक वाला, द्वितीयक वाला, तृतीयक वाला कि चतुर्थ वाला? प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला, टर्सरी वाला कि क्वाटरनरी वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाए क्वाटरनरी यानी कि चतुर्थ। और हीमोग्लोबिन में पता होगा हीमोग्लोबिन में अल्फा श्रृंखला होता है, बीटा श्रृंखला होता है। क्लियर है? और यह भी पता होगा हीमोग्लोबिन जो है ब्लड जो है, ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या काम होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या काम होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर प्रश्न संख्या 3 को देखा जाए, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन में कुछ तत्वों का नाम लिखा है, क्लोरीन का नाम लिखा है, आयोडीन का नाम लिखा है, मैंगनीज का नाम लिखा है और आयरन का नाम लिखा है। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन।
क्योंकि हमको पता है जो थायराइड ग्रंथि है, कौन सा ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यहां पे लिखना चाहूंगा मैं, कौन सा ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है एक हार्मोन का स्रवण करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन का बनने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की, किसकी, आयोडीन की। फिर हम यह भी बताए हैं कि आयोडीन की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है घेंघा रोग, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं, ठीक है। घेंघा रोग जो है वो कमी जनित रोग है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 में, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। देखो ना, जब हम पढ़ा रहे थे जय विकास में अलग अलग प्रमाण दिए थे, उनमें से एक प्रमाण था समजातंग। कौन सा, समजातंग। समजातंग के बारे में पढ़े थे, समरूप अंग के बारे में पढ़े थे, याद करो। अवशेषी अंग के बारे में पढ़े थे, कौन सा अंग, अवशेषी अंग। फिर पढ़े थे हम लोग संयोजक कड़ी के बारे में पढ़े थे, कौन सा कड़ी, संयोजक कड़ी। उनमें हम बात करेंगे अभी समजातंग का, किसका, समजातंग का। हम बोले थे कि समजात अंग वैसे अंग होते हैं जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान हो परंतु कार्य क्या हो, भिन्न हो। समजात अंग वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान हो परंतु कार्य क्या हो, भिन्न हो। क्लियर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद। एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे ऑप्शन सबको। समजात अंग वैसे अंग होते हैं जिसकी उत्पत्ति तथा संरचना समान हो परंतु कार्य भिन्न हो। समवर्ती अंग, समवर्ती अंग और समजात अंग या फिर समरूप अंग का दूसरा नाम है समवर्ती अंग। वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो परंतु कार्य क्या हो, समान हो। लेकिन जब हम बात करते हैं अवशेषी अंग का, अवशेषी अंग वैसे अंग होते हैं जो जैव विकास के दौरान गैर क्रियात्मक हो जाए, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है वो किसको दर्शाता है, समजात अंग। क्योंकि समजात अंग वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान है परंतु कार्य क्या है, भिन्न है। ये जो मनुष्य का अग्रपाद है, चाहे बिल्ली का अग्रपाद है, चाहे चमगादड़ का अग्रपाद है, सभी की उत्पत्ति और संरचना समान है परंतु कार्य में भिन्न है। चमगादड़ का अग्रपाद का क्या कार्य है, उड़ने के लिए काम आता है। मनुष्य का अग्रपाद का काम क्या है, तुम्हारा पकड़ने का काम आता है। बिल्ली के अग्रपाद का क्या काम है, चलने का काम आता है। क्लियर है, बहुत ही क्लियर होगा। फिर हम बात करते हैं प्लेनिडिया में अलैंगिक जनन की विधि है। प्लेनिडिया में अलैंगिक जनन की विधि है। जब हम पढ़ रहे थे कि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की 6 विधियों को हम लिखाए थे। उन 6 विधियों से याद करो कौन कौन सा है, दिमाग में रखो। विखंडन है, क्या नाम है, विखंडन है। फिर एक बात बोले थे मुकुलन है, क्या है, मुकुलन। छोटा छोटा करके लिखेंगे, समझ जाना, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। विखंडन है, मुकुलन है, तुम्हारा पुनरुद्भवन है, क्या है, पुनरुद्भवन है। फिर तुम्हारा विखंडी जनन है, कौन सा जनन है, विखंडी जनन है। फिर तुम्हारा क्या है, बीजाणु जनन है, क्या है, बीजाणु जनन है। फिर तुम्हारा क्या है, कायिक प्रवर्धन है। कौन सा प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन है, याद करो। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि प्लेनिडिया में अलैंगिक जनन की विधि है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मुकुलन जो है वो हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है। विखंडन जो है 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है, परंतु बहुविखंडन देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम के कारण एक बीमारी होता है जिसका नाम है मलेरिया, और मलेरिया को फैलाने का काम कौन करता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर, नर मच्छर की मादा मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। हमेशा किसी भी व्यक्ति को अगर कोई रोग होता है किसी मच्छर के कारण, वो मच्छर नर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मादा होगा। चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे तुम्हारा हाथी पांव हो जिसको फलेरिया बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हम लोग। फिर हम बात करते हैं द्विखंडन। थोड़ी देर पहले बोले द्विखंडन जो है देखने को मिलता है तुम्हारा, एक तो तुम्हारा अमीबा में, दूसरा तुम्हारा पैरामीशियम में। एक तो अमीबा में, दूसरा किस में, पैरामीशियम में। तो इसका सही जवाब होगा पुनरुद्भवन। क्या होगा, पुनरुद्भवन। जब हम पढ़ा रहे थे तुम लोग को बोले थे प्लेनिडिया जो है असल में क्या है, चपटे कृमि है। प्लेनिडिया असल में क्या है, चपटे कृमि है। कौन से कृमि है, चपटे कृमि। अगर प्लेनिडिया तुम्हारा चपटे कृमि है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि प्लेनिडिया अगर तुम्हारा चपटे कृमि है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि प्लेनिडिया जो है तुम्हारा कृमि है, और प्लेनिडिया में पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन मतलब पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन का मतलब है ये एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसके द्वारा प्लेनिडिया क्या करता है, जनन करता है। प्लेनिडिया क्या करता है, जनन करता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर एक वर्ड है, एक क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अदरक है, एक भूमिगत तना है, एक जड़ है, एक भोज संग्राहक जड़ है, या फिर तुम्हारा फल है। अगर हम लोग अदरक की बात करें, अगर हम लोग बात करें किसकी? अदरक की, तो अदरक, हालांकि वो अलग बात है, अदरक जमीन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? जमीन के अंदर होता है, जिसको हम लोग भूमिगत कह सकते हैं। अदरक किसके अंदर होता है? जमीन के अंदर होता है, जिसको हम लोग भूमिगत कह सकते हैं। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी भूमि के अंदर हो वो जड़ हो। तो इसका मतलब अगर आप कह रहे हैं सर कि अदरक जो है, इसका देखो, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अदरक है, एक जड़ है क्या? नहीं। एक फल है क्या? नहीं। एक भोजक संग्राहक जड़ है क्या? नहीं। एक भूमिगत तना है। देखो ना, तना को हम पहचानने के लिए बताए थे कि भाई तना अगर होगा उसमें क्या होंगे? नोड्स होंगे। क्या होंगे? नोड्स होंगे। और क्या होंगे? इंटरनोड्स। तना को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तना में क्या होता है? नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं। नोड्स को हिंदी में गांठ बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर तुम खुद अदरक को देखोगे, वो जमीन के अंदर होता है और साथ में क्या होते हैं? उसमें नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये भूमिगत तो है ही, साथ में क्या है? तना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के संलयन के फलस्वरूप बनता है। देखो, हम बात किए थे निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा, किसकी बात किए थे? निषेचन की। किसकी बात किए थे? निषेचन, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर तथा मादा युग्मक, निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। निषेचन में नर तथा मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। अब जैसे ही निषेचन होगा तो उसके पश्चात किसका निर्माण होगा? युग्मनज। किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला ऑप्शन में लिखा युग्मक होगा। युग्मक तो मिलता है ना भैया। दूसरा कलिका लिखा है, तीसरा युग्मनज, चौथा है भ्रूण, एम्ब्रियो। भ्रूण युग्मनज ही आगे चलकर भ्रूण बनता है, उसी को हम लोग भ्रूणोद्भव बोलते हैं। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखना, नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। आनुवांशिकता के लिए अनिवार्य है। आनुवांशिकता का पहले अर्थ समझते हैं। आनुवांशिकता का सीधा सा अर्थ होता है माता पिता से बच्चे में लक्षणों का प्रसारण। अब आनुवांशिकता के लिए अनिवार्य है, पहला ऑप्शन है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, तीसरा है पुनर्जनन, चौथा है वर्धी जनन। भाई कायिक प्रवर्धन को ही वर्धी जनन बोलते हैं, तो इसका मतलब कायिक प्रवर्धन जो है वो क्या है? अलैंगिक जनन का ही हिस्सा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर हम लोग बात करते हैं, किसका बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं पुनर्जनन का। पुनर्जनन भी क्या है? अलैंगिक जनन के ही अंदर आता है, उसी की विधि है। अलैंगिक जनन नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। क्योंकि हम पहले ही बोले हैं जब भी लैंगिक जनन होगा उसमें युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक का निर्माण जिस विभाजन के द्वारा होगा उसको हम लोग अर्धसूत्रीय विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन। और अर्धसूत्रीय विभाजन जो है उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन 1 होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन 2 होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन 1 होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन 2 होता है। ये जो अर्धसूत्रीय विभाजन है, अर्धसूत्रीय विभाजन 1 में पूर्वावस्था 1 आता है और पूर्वावस्था 1 आने के कारण उसमें क्या आते हैं? पैकेटीन होता है। एक अवस्था होता है जिसको हम लोग पैकेटीन बोलते हैं। अब पैकेटीन को स्थूलपट्ट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से देख सकते हैं, कीट के पंख और पक्षी के पंख हैं। हम पहले ही बोले थे समजात अंग वैसे अंग होते हैं जिसकी उत्पत्ति तथा संरचना क्या हो? समान हो परंतु कार्य भिन्न हो। लेकिन असमजात अंग वैसे अंग होते हैं जिसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो परंतु कार्य क्या हो? समान हो। अब तुम खुद बताओ ना, कीट का पंख का काम किस चीज का होता है? उड़ने का। किसका? उड़ने का। चाहे कीट का हो कि तुम्हारा पक्षी का हो, चाहे कीट का हो कि पक्षी का हो, तो इसका मतलब ये क्या है? समरूप अंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समरूप अंग का। और समरूप अंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समवृत्तीय अंग या फिर असमजात अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समवृत्तीय अंग, जिसको इंग्लिश में एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं विकास दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या फिर जीवाणु से? मूर्खों दिमाग लगाओ, चीन के जो विद्यार्थी हैं क्या वो आधुनिक मानव नहीं हैं?
भाई मानव कहीं का भी हो, चाहे चीन का हो, चाहे जापान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे तुम्हारा म्यांमार का हो, चाहे भूटानी चौक का हो, वो अगर व्यक्ति है, मनुष्य है, तो कौन सा मनुष्य आधुनिक मानव है। और आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है तुम्हारा? होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। क्या नाम? होमो सेपियंस। हम पहले ही बोले वैज्ञानिक नाम में 2 शब्द होते हैं, पहला शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है, दूसरा शब्द का पहला अक्षर छोटा होता है। हम मशीन है क्या? नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं? अंडरलाइनिंग करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? अंडरलाइनिंग करते हैं। क्लियर है बात? तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन के विद्यार्थी चाहे कहीं का हो, जापान का हो, मंगोलिया का हो, भूटानी चौक का हो, बंदर झूला का हो, भाई विद्यार्थी मनुष्य ही तो है ना। अब ये मनुष्य जो है उसका आधुनिक नाम है, अब वो क्या है? आधुनिक मानव है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तुम्हारा? होमो सेपियंस। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा समानता किससे दर्शाएगा तुम्हारा? चीन के विद्यार्थी से। किससे? चीन के विद्यार्थी से। फिर हम बात करते हैं एक नर हार्मोन है, हम पहले ही बोले थे जब क्लास ले रहे थे, बोले थे ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है वो किसमें है? मादा में, मादा हार्मोन है। एड्रेनलिन जो है वो नर मादा दोनों में होगा। क्लियर है? लेकिन नर, अगर एक नर हार्मोन की बात की जाए तो वो टेस्टोस्टेरोन है। इसको सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इसको लैंगिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि कौन सी संरचना युग्मक जनन में भाग लेती है? युग्मक जनन में कौन सी संरचना भाग लेती है? भाई पूरा युग्मक जनन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक क्या होते हैं? ठीक है। अब अगर हम मानव की बात करें तो मानव 2 प्रकार के युग्मक बनाते हैं, एक नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक। कौन सा युग्मक? मादा युग्मक। अब यहाँ पर ऑप्शन में नर युग्मक भी है और क्या है? एक तो नर युग्मक भी है, दूसरा क्या है? मादा युग्मक भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या होती है। भाई मनुष्य के युग्मक को छोड़ के, मनुष्य के युग्मक को छोड़ के जितने भी कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 होता है। लेकिन युग्मकों में कितना होता है? 23 होता है। और युग्मक क्या है? नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु है। और मादा युग्मक क्या है? अंडाणु है। क्या है? अंडाणु है। तो इसका मतलब कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 23। कितने हो जाएंगे? 23, 23। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। फिर हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन की इकाई हैं। क्या बिना युग्मक का लैंगिक जनन पॉसिबल है? क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मक। क्या हो जाएगा आंसर? युग्मक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा था युग्मनज, ऑप्शन बी में लिखा था द्विगुणित जीव, ऑप्शन सी में लिखा था युग्मक, ऑप्शन डी में लिखा था ऊतक। क्योंकि युग्मक ही अगर मिलेगा तो निषेचन होगा। और लैंगिक जनन के लिए किसकी आवश्यकता है? निषेचन की। किसकी आवश्यकता? निषेचन की। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। भाई इतना दिन से हम यही तो पढ़ा रहे हैं भैया, ध्यान से सुनो। युग्मक स्थानांतरण, ये है परागकोश, ये है परागकोश, ये है आपका तंतु, ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, और ये क्या है? अंडाशय। जो फुली हुई संरचना है क्या? अंडाशय। परागकोश फटेगा, निकलेगा परागकण। अब ये जो परागकण है परागकोश से फटके कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र तक। और ये वर्तिकाग्र किसका हिस्सा है? स्त्री केसर का। किसका है? और हम यह भी बताए थे स्त्री केसर का समूह को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। तो इसका मतलब परागकोश से परागकण टूट के अगर स्त्री केसर में पहुंचता है तो उसके लिए क्या क्या, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? उसके लिए रिक्वायरमेंट है, एक वर्ड बोले थे कि भाई उसके लिए जैविक घटक भी हो सकते हैं, जैविक उसका कारक जैविक भी हो सकता है या फिर अजैविक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अजैविक। जैविक वैसे होते हैं जिसके अंदर जान होता है, अजैविक वैसे होते हैं जिसके अंदर जान नहीं होता है। क्या पानी के अंदर जान है क्या? लेकिन पानी के द्वारा परागण होता है। क्या तुम्हारा हवा में जान है? क्या वायु में जान है? क्या नहीं है, लेकिन वायु के द्वारा परागण होता है। तो इसका मतलब इसका सीधा सा अर्थ है। और हम यह भी बोले थे जल द्वारा परागण को हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली।
लेकिन वायु द्वारा परागन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न के ऊपर। तो इसका मतलब युग्मक हस्तांतरण हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है, पानी के द्वारा भी हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, और सूत्रकणिका को ही कोशिका का ऊर्जागिरी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं किसका? शुक्राणु का। ये एक रफ डायग्राम होगा, इसलिए टेंशन मत लेना। जब मानव प्रजनन पर आएंगे डेफिनेटली क्लियर कर दें, एक एक लाइन समझाएंगे। देखना, बनाते हम शुक्राणु। शेर है ये बेटा, क्या है? शेर है, ये शेर है, ये शेर है। ऐसे एक रफ सा डायग्राम बना रहे हैं, रफ सा डायग्राम। कौन सा डायग्राम? रफ सा बना रहे हैं, इसलिए टेंशन ना लें, इसलिए टेंशन ना लें, इसलिए टेंशन ना लें, इसलिए टेंशन ना लें। जो मानव जैसा बनाएंगे ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। ये एक शुक्राणु है। ये क्या है? शुक्राणु है। बताओ, देख के क्या लग रहा है? सिर लग रहा है क्या? इसको हम लोग सिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं। अब ये सिर से नीचे क्या होता है? गर्दन होता है। गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। इंग्लिश में नेक बोलते हैं। और ये जो बीच वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस। बीच का है मिडिल पीस, इसको हम लोग क्या बोले? मध्य। क्या बोले? मध्य भाग बोल सकते हैं, मध्य भाग, मध्य भाग। और लास्ट में तुम्हारा ये क्या है? पूंछ है। क्या है? पूंछ है। क्या है? पूंछ है। एक बार फिर से बनाएंगे। ये है आपका एक रफ डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? सिर है। ये क्या है? सिर। रुक जाओ, फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। ये है आपका, ये देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं। हाँ, ये सिर है, कंफर्म। ये क्या है? सिर है। और यहाँ पे क्या है? ये क्या है? मध्य भाग है। क्या है? मध्य भाग। और मध्य भाग में ही क्या होते हैं? सूत्रकणिका। क्या होते हैं? सूत्रकणिका, जिसको मध्य भाग को इंग्लिश में मिडिल पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल पीस। क्या बोलते हैं? मिडिल पीस बोलते हैं। या फिर हिंदी में इसको मध्य भाग, क्या बोलते हैं? मध्य भाग बोलते हैं, मध्य भाग। क्लियर है? अब ये लास्ट में क्या होगा? पूंछ हो गया। और ये गर्दन क्या है? ग्रीवा, जिसको नेक बोलते हैं ना। तो इसका मतलब सूत्रकणिका तुम्हारा कहाँ मिलेगा? सूत्रकणिका असल में मिलेगा तुमको, सूत्रकणिका जो है असल में मिलेगा वो तुमको मिडिल पीस में मिलेगा, मिडिल पीस में। और यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है। शुक्राणु किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? शुक्राणु किस भाग में सूत्रकणिका पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है सिर। सिर में नहीं मिलता है, सिर में गुणसूत्र मिलता है, सूत्रकणिका नहीं मिलता। ग्रीवा देखा होगा, पूंछ देखा होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए तुम्हारा मिडिल पीस, मध्य भाग। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी मध्य भाग नहीं लिखा है। किनके द्वारा जनसंख्या पर निबंध प्रकाशित हुआ? किनके द्वारा जनसंख्या पर निबंध प्रकाशित हुआ? डार्विन नाम है, लेमार्क नाम है, ह्यूगो डे व्रीज नाम है, माल्थस नाम है। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है थॉमस माल्थस। क्या नाम है? थॉमस माल्थस। जनसंख्या के ऊपर बहुत काम किया बंदा, ठीक है। उन्हीं ने क्या दिया था? जनसंख्या पर निबंध प्रकाशित किया था। और इससे कहीं ना कहीं प्रभावित थे कौन? आपका चार्ल्स डार्विन। कौन प्रभावित थे? चार्ल्स डार्विन। गुणसूत्र की संख्या जिसके कारण बढ़ या घट सकती है, उत्परिवर्तन के कारण, अनुवांशिक पुनरावृत्ति के कारण, गैर विच्छेदन के कारण, या फिर इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन डिसजंक्शन। क्या हो जाएगा? नॉन डिसजंक्शन। हम बोले थे मेंडल के 3 नियम थे। एक संकर संकरण के आधार पर 2 नियम था, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। द्विसंकर संकरण के आधार पर एक नियम था जिसको हम लोग बोले थे स्वतंत्र अपीहन का नियम। जो गैर विच्छेदन है वो अपवाद था किसका? मेंडल के द्वितीय नियम का। मेंडल का द्वितीय नियम क्या था? क्या था? पृथक्करण का नियम का अपवाद था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गैर विच्छेदन, नॉन डिसजंक्शन। फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा है एक मजबूत उत्परिवर्तजन है, एक स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन है। जिस प्रकार से हम याद करो, हम बोले थे कि कैंसर के लिए, अगर कैंसर जिसके कारण होता है उसको हम लोग कैंसर जन बोलते हैं। क्या वो? कैंसर जन। कैंसर जिसके कारण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर जन बोलते हैं। क्लियर है? एलर्जी जिसके कारण होता है उसको हम लोग एलर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलर्जन बोलते हैं। प्रदूषण जिसके कारण होता है उसको हम लोग प्रदूषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदूषक बोलते हैं। उसी प्रकार से म्यूटेशन जिसके कारण होगा, उत्परिवर्तन जिसके कारण होगा, उसको उत्परिवर्तन वर्जिन बोलते हैं। या फिर तुम्हारा म्यूटाजन, क्या बोलते हैं? म्यूटाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटाजन बोलते हैं।
एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा मैं कि एक मजबूत उत्परिवर्तजन है, यानी कि जिसके कारण म्यूटेशन होता है, जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है, तो जिसके कारण होगा उसको उत्परिवर्तजन बोलेंगे, ठीक है, म्यूटाजन बोलेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सरे बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। आनुवांशिक के जनक कौन है? डिवरीज है, मेंडल है, डार्विन है, मॉर्गन है। देखो ह्यूगो डिवरीज के हम पढ़े थे मेंडल का जब दोहरा खोज हुआ था, मेंडल के नियमों का। फिर हाँ, मेंडल के आने पढ़े थे तुम्हारा आनुवांशिकता केस में पढ़े थे, आनुवांशिकता केस में। डार्विन के आने पढ़े थे, जैव विकास के केस में पढ़े थे। मॉर्गन के बारे में पढ़े थे, मॉर्गन के बारे में ही पढ़े थे, ड्रोसोफिला मेलानोजिस्टर याद आ रहा होगा, थॉमस हंट मॉर्गन याद आ रहा है। देखो अनुवांशिक जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। पेशे से पादरी थे, पेशे से पादरी थे। उन्होंने उद्यान मटर के ऊपर अध्ययन किया, प्रयोग किया। उद्यान मटर के कितने लक्षणों को लिया था? 7 लक्षणों के लिए। कितनों को लिया था? 7 लक्षणों को। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक, 1856 से लेकर 1863 तक। 1865 में उन्होंने प्रकाशित करवाया, 1900 में दोहरा खोज हुआ। किसके द्वारा? ह्यूगो डिवरीज, काल्कोरेन और सरमैक के द्वारा। इसको पढ़ाए हम, बहुत बार बार पढ़ा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक अनुपात है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है जीनोटाइपिक, यहाँ पे एक शब्द लिखा है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक संकर संकरण की बात कर रहा है, जीनोटाइपिक का मतलब तुम्हारा जीन प्रोपी अनुपात का बात कर रहा है। जब मेंडल का एक संकर संकरण में जीन प्रोपी अनुपात बता रहे थे तो वहां पर लिखे थे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी 1 था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 था, स्मॉल टी 1 था। तो क्या हो जाए? रेशियो 1:1। क्या हो जाए? 1:1, 1:1। वेयर इज 1:1? मोनोकोस की जीनोटाइपिक अनुपात है, फिर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 1:1। क्या हो जाएगा? 1:1। फिर लिखा विकास वक्र सामान्यतः होता है जे आकार का, वी आकार का, एस आकार का, सी आकार का। जब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी तो वहां पर हम बात करेंगे विकास कैसे होता है, विकास कैसे होता है। अगर संसाधन असीमित हो, रहने का स्थान असीमित हो, भोजन असीमित हो, तो कोई भी जीव पूरी तरीके से वृद्धि करेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस ये जो ग्राफ बना, ये किस शेप का था? जे शेप का। कौन सा शेप का बना? जे शेप का, जे आकार का, जो लेटर जे है उसी के आकार का। लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जो जनरली होता है क्या, क्योंकि भोजन और रहने का स्थान सीमित है, तो इसलिए जो बनेगा यहाँ पे कौन किस शेप का बनेगा? एस शेप का। किसका बनेगा? एस शेप का, एस आकार का, एस आकार का बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस आकार का। क्या आंसर हो जाएगा? एस आकार का। विकास वक्र सामान्यतः होता है जे आकार का, बी आकार का, एस आकार का, सी आकार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा एस आकार का। कौन सा आकार का? एस आकार का। हम जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं। यौन संचालित रोग है। यौन संचालित रोग वैसे रोग होते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के कारण होता है, जिसको शॉर्ट में एसटीडी बोलते हैं, इंग्लिश में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो जब हम पढ़ा रहे थे यौन संचारित रोग, तो वहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रकार के उदाहरण लिए थे। यौन संचारित रोग जो है, जब हम पढ़ा रहे थे यौन संचारित रोग, तो हम बात किए थे कि एड्स भी यौन संचारित रोग है, सिफिलिस भी यौन संचारित रोग है, गोनोरिया भी यौन संचारित रोग है, हर्पीज, जेनाइटल वार्ड सभी क्या है? यौन संचारित रोग है। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यौन संचारित रोग है, पहला ऑप्शन में सिफिलिस, दूसरा में हेपेटाइटिस बी, तीसरा में है जन्नांग परिसर्प जिसको जेनाइटल हर्पीज बोलते हैं, और चौथा में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक बीजपत्री में कलम लगाना असंभव है क्योंकि उनमें कमी है। देखो एक बीजपत्री के पास ना कैम्बियम नहीं होता। क्या नहीं होता? कैम्बियम। एक बीजपत्री के पास कैम्बियम नहीं होता। और कैम्बियम क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, विभोज्योतक उत्तक होते हैं। और कलम लगाना अगर है, अगर ग्राफ्टिंग करना है, तो भाई कैम्बियम टिश्यूज को होना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग द्विबीजपत्री का, जिसको डाइकोट बोलते हैं, वहाँ पर कैम्बियम होता है और उसका प्रयोग करके हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, उसका कलम लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ए हो जाएगा, कैम्बियम। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्थिनोजेनेसिस सामान्यतः होता है, यहाँ पर अंगूर, आम, नींबू और लीची लिखा है। तो पार्थिनोजेनेसिस को अनिषेक जनित बोले थे, लेकिन यहाँ पे फल का नाम लिखा है, इसका मतलब अनिषेक जनित फल के बारे में बात कर रहा है। अनिषेक जनित फल वैसे फल होते हैं जो बिना निषेचन निर्माण होता है। इसका मतलब हम उदाहरण दिए थे केला और अंगूर का। क्या उदाहरण दिए थे? केला और अंगूर का। अंगूर में बीज नहीं होता है भैया, अंगूर में बीज नहीं होता है, ये बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं। ठीक है? अगर अंगूर में बीज नहीं हुआ है, इसका मतलब वो बिना निषेचन का क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है।
बिना निषेचन का उत्पन्न हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंगूर में। क्या हो जाए आंसर? अंगूर में। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम लोग। बहुभ्रूणता पाई जाती है, ये तुम्हारा ऑप्शन है मक्के में, नींबू में, ए और बी दोनों में, इनमें से कौन नहीं, ये आपका है। आप क्या करना, सब क्या करना, आप लोग प्रेजेंट्स को अगर हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन दे देंगे, उसको बनाना है कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको तुम लोग बनाना किसमें? कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर लिखना। जिसका जवाब सही होगा उसको प्राइज प्रोवाइड किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। बहुभिन्नता पाई जाती है, पहला ऑप्शन है मक्के में, नींबू में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो भी सही जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा मेरे तरफ से, इन्फिनिटी की तरफ से। क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा इन्फिनिटी की तरफ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग खुद बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, प्रति भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को कहा जाता है। एक से अधिक भ्रूण, एक से अधिक यानी कि बहु, एक से अधिक भ्रूण यानी कि बहुभ्रूणता। क्या हो जाएगा? बहुभ्रूणता हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन में भ्रूण जनन, दूसरा में लिखा है उभय मिश्रण, तीसरा में लिखा है बहुभ्रूणता और चौथा में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभ्रूणता। हम पहले बोले थे जनरली युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बीजांडकाय भी आगे चलकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। बीजांडकाय भी आगे चलकर क्या बनाता है? प्रति भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को कहा जाता है। भ्रूण जनन, उभय मिश्रण, बहुभ्रूणता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रति भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को कहा जाता है। भ्रूणकोश में एक से ज्यादा भ्रूण है, इसका मतलब बहुभ्रूणता होगा। हम पहले बोले थे जनरली क्या होता है, युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है, लेकिन कभी कभी बीजांडकाय भी आगे चलकर भ्रूण बनाता है। इसका मतलब एक भ्रूणकोश में, एक बीजांड में एक से ज्यादा भ्रूण है, एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएम्ब्रायोनी। क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है 100 प्राथमिक अंडाणु से कितने अंडे बनते हैं? 100 प्राथमिक अंडाणु से कितने अंडे बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 ही होगा। क्या होगा? 100 होगा। जब हम लोग मानव प्रजनन पढ़ेंगे वहां पर इसको क्लियर कर देंगे कि 100 प्राथमिक अंडाणु से कितने अंडे बनते हैं। इसका राइट आंसर होगा 100। कैसे होता है 100 बताएंगे, पेशेंस रखना थोड़ा सा। अब ये चैप्टर हम कराएंगे नहीं क्लास में, कराए नहीं अभी तक क्लास में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100 प्राथमिक अगर स्पर्मेटोसाइट होता तब उसका आंसर कुछ अलग होता। मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? यानी कि मेंडल ने जिसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया वो उसका मतलब मेंडल के जो सिद्धांत है उसका एक्सेप्शन होगा। देखो मेंडल ने क्या किया था, एक संकर संकरण किया था, उसके आधार पर दिया था प्रभाविता का नियम, जिसको प्रबलता का नियम भी कहते हैं। मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पर एक दूसरा नियम दिया था जिसको हम लोग पृथक्करण का नियम बोले थे। मेंडल ने एक द्विसंकर संकरण के आधार पर एक नियम दिया था जिसको स्वतंत्र अपीयन का नियम बोलते हैं। लेकिन जो प्रभाविता का नियम था उसका अपवाद था तुम्हारा अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। पृथक्करण का नियम का अपवाद था नॉन डिसजंक्शन, और सहलग्नता का जो है वो किसका अपवाद है तुम्हारा? स्वतंत्र अपीयन का। तो इसका मतलब मेंडल ने तो ये 3 नियम दिया था, कौन कौन सा? स्वतंत्र अपीयन का नियम, प्रबलता का नियम और पृथक्करण का नियम, लेकिन कौन सा नहीं दिया था? सहलग्नता का नियम, ये उसका एक्सेप्शन था। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है X0 क्रोमोसोम असामान्यता है। देखो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम लिखा है, टर्नर सिंड्रोम लिखा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिखा है और एडवर्ड सिंड्रोम लिखा है। अगर हम लोग डाउन सिंड्रोम की बात करते थे तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रहा था। कौन से गुणसूत्र के? 21वें। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम का, किसका? एडवर्ड सिंड्रोम का। किसका बात करेंगे? एडवर्ड सिंड्रोम का। अगर हम लोग बात करें किसका? एडवर्ड सिंड्रोम का, तो ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है, ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है, ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है उसमें क्या होता है? 18वें गुणसूत्र का त्रिसूत्रता होता है, ट्राइसोमी होता है। कौन सा? 18 का ट्राइसोमी होता है। क्या होता है? ट्राइसोमी। कौन सा गुणसूत्र का? 18वें गुणसूत्र का। फिर हम लोग बात करते हैं आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हम बोले थे नॉर्मली इंसान सब में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है किसी कोशिका में, युग्मक को छोड़ के। लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें कितना हो जाता है? 46 + 1। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमको पता है कोई एक नर है उसमें क्या है? 44 + XY है। लेकिन जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसको क्या हो जाता है? 44 + XY। क्या है? XXY हो गया। और टोटल कितने हो गए? 47 हो गए। इसमें एक कंडीशन देखने को मिल रहा था गायनेकोमेस्ट्री जी। फिर लास्ट में हम बात करते हैं X0 क्रोमोसोम असामान्यता है।
X0 याद करो टर्नर सिंड्रोम को, जनरली मादा में होता है। ये क्या होते हैं, इसमें क्या है, मादा में अगर नॉर्मल मादा की बात की जाए 46 होता है, लेकिन इसमें कितना होता है 45, कितना हो जाता है 45। अब 45 कैसे होता है, 44 प्लस X0, एक गुणसूत्र, एक X गुणसूत्र क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ये किसका है तुम्हारा, टर्नर सिंड्रोम, किसका, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें जिसको नीड है, जरूरत है, आवश्यकता है। ओके, थैंक यू।